Yes, hello friends. Welcome back to Tutelage Academy, and today we are going to discuss the third model paper of CIL, and the topic is English aptitude. We will be discussing 25 questions based on the pattern of CIL, right? So I'll be starting now. Question number 1 देखिए. जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होगा आप कमेंट करते जाइए. जहां भी कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, तो भी कमेंट कीजिए. We'll discuss it at last, right? Spot which part has error. कौन से पार्ट में एरर है? A lot of travel delay is caused due to inefficiency and lack of good management on behalf of the railways. या फिर प्लीज आंसर क्या होगा इसका? इसमें एरर किस पार्ट में है? A lot of travel delay is caused due to inefficiency and lack of good management on the behalf of railways. ठीक है, हम लोग on the behalf of कब यूज करते हैं? When do we use this on the behalf of? हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ हम यूज करते हैं किसी के बदले में, किसी के सपोर्ट में. ठीक है, आई विल टेक द प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ यू इफ यू आर सिक. इफ यू कांट कम, आई विल टेक द प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ यू. है ना? तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑन बिहाफ ऑफ, दैट मीन्स वी आर रिप्लेसिंग समवन. है ना? किसी के सपोर्ट में हम प्रेजेंट हो रहे हैं, या किसी के सपोर्ट में हम किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं. तो क्या ऑन द बिहाफ ऑफ रेलवेज करेक्ट होगा? नहीं. यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका थीम यही है, जिस्ट यही है कि ट्रेवल डिले कॉज होता है इनएफिशिएंसी के कारण और गुड मैनेजमेंट की कमी के कारण, जो कि रेलवे की गलती है. रेलवे के बदले में तुम नहीं बोलेंगे, राइट? तो ऑन द पार्ट ऑफ रेलवे, द करेक्ट विल बी ऑन द पार्ट ऑफ रेलवे. रेलवे की कहीं ना कहीं गलती है जिसके कारण इतना डिले हो रहा है. ऑन बिहाफ ऑफ और ऑन पार्ट ऑफ, इस तरीके से आपको पहचानना है कि गलती कहाँ पर है. ओके, मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है हर क्वेश्चन के लास्ट में, ताकि आप नोट डाउन कर सके. सेकेंड, स्पॉट विच पार्ट हैज एरर. देखिए, वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस डाउट इफ द मिनिस्टर वाज एन एथियस्ट. एथिस्ट मतलब क्या होता है? जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. एथिस्ट मतलब अ पर्सन हु लैक्स बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. नास्तिक. वन ऑफ द मेंबर एक्सप्रेस डाउट. देखिए, एक किसी मेंबर ने डाउट को एक्सप्रेस किया कि मिनिस्टर जो है वो नास्तिक था. मिनिस्टर नास्तिक था, तो उसने डाउट को एक्सप्रेस किया. तो इसमें इफ की बात तो नहीं आती ना. देखिए, एक्सप्रेस डाउट दैट, आई एक्सप्रेस डाउट दैट, और ये पास्ट का सेंटेंस अभी नहीं हो रहा है, पास्ट का सेंटेंस है. आई एक्सप्रेस डाउट दैट the yesterday's food was not yesterday, the food which we prepared yesterday was stale. ऐसा कुछ कह सकते हैं. ठीक है, तो one of the members expressed doubt that होगा ना, यहाँ पर if नहीं होगा, because it is in past. express doubt that the minister was an atheist. तो उसने एक्सप्रेस किया, उसने डाउट एक्सप्रेस किया कि मिनिस्टर एथिस्ट था, मिनिस्टर नास्तिक था. ठीक है, तो यहाँ पे इफ की बात नहीं आ रही है. इफ की बात हम प्रेजेंट में कर सकते हैं. आई एक्सप्रेस डाउट इफ शी वाज इल, लेकिन यहाँ पे आई एक्सप्रेस डाउट दैट शी वाज इल, वहां पे दैट होगा. जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो दैट होगा, राइट? इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा एक्सप्रेस डाउट दैट. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, फाइंड द एंटोनिम. बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, relinquish, abdicate, renounce, possess, and point number D is deny. relinquish का एंटोनिम. सॉरी, यहाँ पे एंटोनिम नहीं होगा, यहाँ पे सिनोनिम होगा. फाइंड द सिनोनिम ऑफ relinquish. देखिए, relinquish का मतलब क्या होता है? relinquish का मतलब होता है टू गिव अप, त्याग देना कोई पोजीशन, है ना, वो त्याग देना. इसे देखिए कि रेनाउंस, इसका सिनोनिम हो जाएगा रेनाउंस. ही relinquished his duty of manager. He relinquished from his duty of manager.
उसने रिजाइन, कई बार जब आप रिजाइन करते हो या किसी जगह से चले जाते हो, किसी पोजीशन को छोड़ देते हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं relinquish. He relinquished from his position of manager, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा. तो relinquished का हमारा यहाँ पे synonym हो जाता है renounced. He renounced as the from his position of sales. He renounced from his position of CEO. ठीक है, तो वो भी वही होगा कि उसने रिजाइन कर दिया या फिर छोड़ दिया, त्याग दिया उस चीज को, उस पोजीशन को, राइट. तो relinquish का सिनोनिम क्या हो जाएगा? renounce. अच्छा, अगर आप सिनोनिम की बात करें तो रिनाउंस होगा, और आंसर में भी है पोजेसेस. और अगर हम एंटोनिम की बात करें, अगर देखिए यहाँ पे सिनोनिम और एंटोनिम दोनों दिया हुआ है, अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा पोजेसेस. किसी चीज को पोजेस करना, तो दैट इज अपोजिट ऑफ गिविंग इट अप, राइट. तो ये हो जाएगा ऑपोजिट, और ये हो जाएगा हमारा सिनोनिम. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड. इमिनेंट. इमिनेंट की स्पेलिंग क्या होगी? एमिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग है दिस वन, IMMINENT. एमिनेंट का मतलब क्या होता है? एमिनेंट मतलब समथिंग विच इज अबाउट टू ऑकर, कुछ होने वाला है, समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन सून, उसके लिए हम इमिनेंट का वर्ड यूज करते हैं. जैसे कि ही सेंस्ड एनी इमिनेंट डेंजर, उसे लगा कि कुछ डेंजर होने वाला है. या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एन एमिनेंट, storm was imminent. By seeing the weather, I assume that a storm rain was imminent. मतलब लग रहा है कि बारिश होने वाली है, वेदर ऐसा है, तो उसके लिए हम एमिनेंट का यूज करते हैं. एक और वर्ड है जो कि इसके सिमिलर सा है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, विच इज एमिनेंट. एमिनेंट ये भी एक वर्ड है, और एमिनेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई बहुत फेमस डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी, कोई रिनाउंड पर्सनालिटी, उसे हम कहते हैं एमिनेंट. जैसे कि ही इज एमिनेंट बोथ एज, ही इज एमिनेंट, वो बहुत फेमस है, डिस्टिंग्विश्ड है, बोथ एज चेस प्लेयर एंड जज. वो एक अच्छा जज भी है और एक अच्छा चेस प्लेयर भी है, और दोनों के नाम से वो डिस्टिंग्विश्ड है, रिनाउंड है, फेमस है. दैट इज एमिनेंट, और यहाँ पे है इमिनेंट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, फिनेसियस मीनिंग इज फिनेसियस. फिनेसियस का मीनिंग होता है होल्डिंग फास्ट, कलेक्टिंग में नहीं, फास्ट रनिंग में नहीं, इंटेंशनल में नहीं. फिनेसियस मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप अगर आप हिम्मत, पेशेंस रखते हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी पेशेंस रखना, होल्डिंग फास्ट, है ना, कि होल्ड फास्ट, इट विल बी ओवर. तो टेनेसियस मतलब समथिंग which stays strong in difficult situation. ये किसी पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन, मुश्किल सिचुएशन में भी इट जो ब्रेक नहीं होता, दैट इज टेनेसियस. ओके, होल्डिंग फास्ट. नेक्स्ट, change the voice. None of the food was wasted. Question number 6. Wasn't it? Isn't it? Was it? Is it? क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा was it. देखिए, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव में पूछते हैं, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में पूछते हैं. तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ was देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये पॉजिटिव में, बट here we have none. तो कोई सा भी फूड वेस्ट नहीं हुआ था क्या, राइट. तो दिस स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव टोन में है, और हमारा जो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा was it. None of the food was wasted, was it. ठीक है, तो पॉइंट नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर. आपने फिर बाद में सी आंसर किया है. Which part has error? Question number 7. Which participants are expected to be present at least an hour before the competition? एग्जाम में टाइम कम होगा तो एरर स्पॉट करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है. तो इंग्लिश का पेपर आप आराम से दीजिएगा. टेम्परामेंट बिल्कुल कूल रहेगा तो एरर आप इजीली स्पॉट कर पाएंगे. तो ईच पार्टिसिपेंट्स, देखिए ईच क्या है? ईच सिंगुलर, ईच इज सिंगुलर, राइट. तो ईच पार्टिसिपेंट्स
आर होगा क्या इसके साथ? नहीं होगा, आर नहीं होगा. Each participant is expected to be present. Every participant is expected to be present. Right? तो यहाँ पर हमारा ये जो एरर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर ए. Each participant is expected to be present at least an hour before the competition. बाकी तो सब कुछ सही है. Right? Yeah. Next, question number 8. Which part has error? Mala has the ability to handle many tasks at the same time. No error. Quickly. इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर यस डी. Mala has the ability to handle many tasks at same time. नहीं, at one time. बहुत सारा काम माला एक बार में कर लेती है, एक बार में कर लेती है. At the same time नहीं, at one time. तो our answer will be point number B. Okay? C नहीं होगा, B होगा. Moving back to next question. What is the meaning of idiom to end in smoke? एक idiom है to end in smoke. इसका meaning क्या होता है? इसका meaning होता है to कुछ को नहीं, मतलब कि कोई कुछ चीज बर्बाद हो जाना या फिर किसी चीज का अच्छा रिजल्ट नहीं आना, जिससे एक्सपेक्टेशन था उससे रिजल्ट नहीं आना. जैसे कि आप ऐसा कह सकते हो, व्हाई डू यू वांट टू एंड योरसेल्फ इन स्मोक बाय नॉट स्टडिंग फॉर एग्जामिनेशन, है ना. ये सेंटेंस फॉर्म हो सकता है इस इडियम से. कैसा था? व्हाई डू यू वांट टू एंड इन स्मोक बाय नॉट स्टडिंग if you have to appear for examination, right? So that is how we use this idiom to end in smoke. Next question number 10. Similar question है, truly he is chip of the old block. ये idiom है और इसका meaning आपको find out करना है. Truly he is a chip of the old block, a good actor, outdated in his mannerism, very similar to his father, an honorable man. तो आंसर टू दिस विल बी पॉइंट नंबर सी. देखिए, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक हम कब यूज करते हैं? जब पेरेंट से कुछ सिमिलैरिटी हो, है ना. पेरेंट से कुछ सिमिलैरिटी हो तो हम इस तरीके से यूज करते हैं. तो यहाँ पे ट्रूली ही इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. दैट मीन्स कि ट्रूली वो अपने पापा के हैबिट्स, पापा की आदतें उससे बहुत मिलती जुलती है. ही इज वेरी सिमिलर टू हिज फादर. सो पॉइंट नंबर सी विल बी आवर आंसर. दैट्स इट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Complete the sentence meaningfully. I felt somewhat more relaxed. देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस आएगा नेक्स्ट, यहाँ पे जो मीनिंग है उसी मीनिंग को फर्दर यहाँ पर एलाबोरेट करेंगे, उसी मीनिंग को फर्दर यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे. राइट? तो आई फील मोर रिलैक्स्ड एंड हैप्पी, आई फील मोर रिलैक्स्ड एंड टेंशन फ्री, ऐसा कुछ हो सकता है. राइट? तो आई फील मोर रिलैक्स्ड बट टेंस होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. एंड टेंस ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, सपोर्ट करना चाहिए. आई फेल्ट समवट मोर रिलैक्स एज देयर वाज ऑलरेडी नो टेंशन एट ऑल. कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा, बट देखते हैं कि इट इज नॉट सूटिंग वेल. नेक्स्ट आगे देखते हैं. आई फेल्ट मोर रिलैक्स्ड एंड टेंशन फ्री एज कम्पेयर टू अर्लियर. बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सपोर्ट कर रहा है इस पहले वाले स्टेटमेंट को. आई फेल्ट मोर रिलैक्स्ड एंड टेंशन फ्री एज कम्पेयर टू अर्लियर. एंड नेक्स्ट एक ऑप्शन में देखते हैं, बिकॉज ऑफ वरी हैड ऑलरेडी कैप्चर्ड माय माइंड. ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. राइट? तो पॉइंट नंबर डी इज द मोस्ट सुटेबल. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. द एम्प्लॉयर अपीयर टू बी इन सच एन एफेबल मूड दैट रोहित. एफेबल मतलब क्या होता है? फ्रेंडली. यहाँ पे भी आके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है. ठीक है? इसका जो मीनिंग है वही मीनिंग आगे वाले सेंटेंस से, आगे वाले फ्रेज से जस्टिफाई होना चाहिए. करेक्ट? एम्प्लॉय का जो मूड, एम्प्लॉयर का मूड काफी ज्यादा फ्रेंडली था. तो रोहित क्या करेगा? रोहित डिसाइडेड टू आस्क फॉर अ रेज इन सैलरी. बिल्कुल, जब हमारे बॉस का मूड अच्छा होता है वी आस्क फॉर अ रेज इन सैलरी. बिल्कुल सही है. देखते हैं आगे क्या क्या ऑप्शन है. वाज स्केयर्ड. तो अभी इफ ही इज इन फ्रेंडली मूड व्हाई ही विल बी स्केयर्ड? नो. व्हाई ही विल फील गिल्टी? नो. इनएडवर्टेंट मतलब क्या होता है? इनएडवर्टेंट मतलब बाय एक्सीडेंट, गलती से, अनइंटेंशनली. तो ये भी तो नहीं लग रहा है. गिल्टी क्यों होगा? स्कैर्ड भी नहीं होगा. तो प्रॉमिस दैट ही वुड नॉट कमिट मिस्टेक अगेन. तो एफेबल फ्रेंडली मूड है, तो ये सारी चीजों, ये जो तीन स्टेटमेंट है ये इसको सपोर्ट नहीं कर रही. बट फ्रेंडली मूड है तो डेफिनेटली रोहित विल आस्क फॉर अ रीजन इन हिज सैलरी.
पॉइंट नंबर ए विल बी आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. करेक्ट द सेंटेंस. Despite of their differences on matter of principle, they all agree on the demand of hike salary. You have to find what phrase will replace it. Yes, 13 का आंसर क्या होगा? How do we use in spite and how do we use despite? देखिए, in spite के साथ हम हमेशा ऑफ लगाते हैं, ठीक है. और despite जो होता है, जो दो सेंटेंस को ये जोड़ता है, दोनों का कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग होता है. और in spite में क्या होता है? सपोर्टिव मीनिंग होता है. सपोर्टिव मीनिंग होता है. In spite of high fever, she appeared in examination and topped it. ना, तो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं. In spite of high fever, she appeared in the examination and support and topped. और डिस्पाइट में क्या होता है? डिस्पाइट में दो जो स्टेटमेंट होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टिंग होते हैं. और डिस्पाइट में हम ऑफ नहीं लगाते. डिस्पाइट में हम ऑफ नहीं लगाते. तो डिस्पाइट देयर डिफरेंस, ऑफ हम बस इंस्पाइट में यूज करते हैं, नॉट इन डिस्पाइट. तो डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस ऑन मैटर ऑफ प्रिंसिपल, ऑल्दो उनका जो प्रिंसिपल था उसमें दो लोगों का डिफरेंस था, उनके प्रिंसिपल्स में डिफरेंस थे, लेकिन स्टिल दे ऑल अग्रीड ऑन द डिमांड ऑफ सैलरी हाइक, है ना. ओपिनियन डिफरेंट था बट स्टिल दे अग्रीड ऑन द डिमांड ऑफ सैलरी हाइक. तो दोनों अगर कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट हो तो हम डिस्पाइट का यूज करते हैं और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते. तो डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. नो सूनर डू द बेल रिंग्स देन द कर्टन रोज. नो सूनर का मैंने आपको यूज बताया था. नो सूनर के साथ हम नो सूनर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड देन सेकेंड स्टेटमेंट, इस तरीके से स्टेटमेंट कंबाइन होती है नो सूनर के साथ. और नो सूनर में हम इस तरीके से यूज करते हैं कि नो सूनर सी फिनिश द प्रोजेक्ट सी स्टार्टेड द नेक्स्ट वन, देन सी स्टार्टेड द नेक्स्ट वन. जैसे ही उसने पहला प्रोजेक्ट फिनिश किया फिर उसने दूसरा प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया, राइट. तो नो सूनर डू द बेल रिंग्स देन द कर्टन रोल्स. ये देखिए ये हो चुका है, दिस इज इन पास्ट. तो जैसे ही बेल रिंग हुआ उसी समय कर्टन रोज हुआ, ठीक है. तो डू द बेल रिंग, ये दिस आल्सो शुड बी इन पास्ट टेंस, दिस आल्सो शुड बी इन पास्ट टेंस. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो सूनर डिड द बेल्स रिंग. डिड द बेल रिंग होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेल्स है तो बेल्स ही होगा. और नो सूनर के साथ डिड लगाना है, राइट. हैड की बात ही नहीं आती है, हैड की बात आएगी ही नहीं. जैसे ही बेल रिंग हुआ, ठीक. तो नो सूनर डिड द बेल रिंग, और यहाँ पे बेल्स है इसलिए हमने बेल्स वाला ही चूज किया. पॉइंट नंबर बी. ओके, सिंपल पास्ट होगा. नो सूनर डिड द बेल्स रिंग देन द कर्टन रोज. और बेल्स रैंग नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि हमने डिड यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया, ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. अरेंज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस. We have that some before. ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं कई बार, CIL में हमने देखा है. अरेंज करने को कहा जाता है, वर्ड्स को एक सेंटेंस बनाने को कहा जाता है मीनिंगफुल सेंटेंस. तो हैव टी, देखिए एक तो समझ आ रहा है कि टी है तो हैव सम टी, वी से पीपल हैव सम टी, राइट. तो 241 तो हो सकता है, हैव सम टी बिफोर दैट. तो ये कैसे होगा? हैव सम टी, हाँ, हैव सम टी बिफोर दैट, बिल्कुल सही है. वी कैन राइट इट लाइक दिस, हैव सम टी बिफोर दैट. बाद में बिफोर दैट होगा, बिफोर दैट हैव सम टी. ऐसा नहीं कि कुछ रखा है खाने को तो उसको खाने से पहले आप चाय पी लो उसके बाद उसे खाना. तो हैव सम टी बिफोर दैट इज द करेक्ट वन. तो पॉइंट नंबर सी विल बी आवर आंसर. या क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. fill in the blanks. In a changing and dash unstructured business environment, creativity and innovations are being dash demanded of executives. यहाँ पर आपको adverb, these all are adverbs, adverbs आपको fill करना है. थोड़ा सा difficult question है ये. In a changing and unstructured business environment. तो unstructured यहाँ पर आपको एक adverb डालना है, एक यहाँ पर adverb डालना है. ये सेकेंड सेंटेंस एक बार देखते हैं. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस आर बीइंग डैश डिमांडेड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. एग्जीक्यूटिव से कहा जा रहा है कि भाई क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को लाओ ज्यादा से ज्यादा, है ना. तो आर बीइंग एक्सट्रीमली डिमांडेड, इंक्रीजिंगली डिमांडेड, मॉडरेटली डिमांडेड या फिर रैपिडली. तो मॉडरेटली तो नहीं होगा, ठीक है.
अगर आप किसी से क्रिएटिविटी या इनोवेशन को डिमांड कर रहे हैं तो रैपिडली डिमांड तो हम नहीं करते। रैपिडली डिमांड करेंगे क्या कि वी वांट सम creative work rapidly from you? No. Okay. Creativity and innovations are being extremely or increasingly, extremely meaning increasingly is the correct word. Increasingly से हमें आ रहा है कि धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव के काम में क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को डिमांड किया जा रहा है। इंक्रीजिंगली ज्यादा से ज्यादा डिमांड किया जा रहा है, नॉट एक्सट्रीमली। ठीक है, चलिए अब आगे भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन अ चेंजिंग एंड डैश अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इन जो वो चेंज हो रहा है और हाईली अनस्ट्रक्चर्ड, प्रोग्रेसिवली अनस्ट्रक्चर्ड, इंक्रीजिंगली अनस्ट्रक्चर्ड या फिर एक्सेसिवली अनस्ट्रक्चर्ड। एक्सेसिवली इज नॉट द करेक्ट वर्ड। एक्सेसिवली यहाँ पे नहीं कि एक्सेसिवली मतलब क्या कि जितना चाहिए उससे भी ज्यादा, वैसा भी नहीं, बट चेंज हो रहा है और इंक्रीजिंगली, हाईली, प्रोग्रेसिवली, ये तीनों ही करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंगली इज द करेक्ट वर्ड, तो हम प्रोग्रेसिवली और हाईली ये दोनों भी हो सकता है, तो हम प्रोग्रेसिवली को यूज करेंगे। क्योंकि जो अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अनस्ट्रक्चर्ड हो रहा है इन अ प्रोग्रेसिव वे, इन अ चेंजिंग एंड प्रोग्रेसिव वे बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है, इसीलिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन ज्यादा से ज्यादा डिमांड किए जा रहे हैं। करेक्ट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो पॉइंट नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, a style in which writer makes a display of his knowledge, pedantic, verbose, pompous, ornate। ये चारों वर्ड से इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा पेडांटिक। पेडांटिक मतलब कि जो कोई भी अपने काम को बहुत मेटिकुलसली करना, मेटिकुलसली छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना, माइनर डिटेल्स पे, और एक्सेसिवली कंसर्न होना माइनर डिटेल्स पे और रूल्स पे एक्सेसिवली कंसर्न होना। पेडांटिक को हम मेटिकुलस भी कह सकते हैं। मेटिकुलस वर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन जो कि छोटी छोटी चीजों को बहुत बहुत गौर से ध्यान से देखता है और उसे करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो कोई भी राइटर का एक जो भी स्टाइल है जिससे वो अपना नॉलेज को डिस्प्ले करता है, तो हर राइटर का एक अपना तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है, जिसमें कि वो अपने ही अपना जो रूल्स होता है, अपना जो माइनर डिटेल्स होता है उससे कंसर्न होता है। हर राइटर का तरीका, जो उसका जो स्पेसिफिक माइनर स्पेसिफिक जो उसका स्टाइल होता है, जो चीज जो डिटेलिंग होती है उसकी स्पेसिफिक डिटेलिंग, उसी से वो अपना नॉलेज को डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हम पेडांटिक यूज करेंगे। वर्बोस का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब क्या, जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा वर्ड्स यूज करके कोई बात कहना। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करके बात कहना, तो हम उसे वर्बोस कह सकते हैं। ही इज अ वेरी वर्बोस पर्सन, ही एक्सप्लेन्स टू मच, तो ऐसा वर्बोस में हो सकता है। पॉम्पस मतलब कोई पर्सन जो खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, सेल्फ इंपॉर्टेंट, एरोगेंट पर्सनैलिटी, तो दैट इज पॉम्पस। ऑर्नेट मतलब एलाबोरेटली और हाईली डेकोरेटेड, कोई चीज ऑर्नामेंट्स हो गए, राइट। और आप ऑर्नेट को यूज कर सकते हैं। द हॉल वाज ornated very beautifully with flowers, तो वो होता है कि elaborately और highly decorated। ओके, हमारा आंसर यहाँ पे पॉइंट नंबर ए होगा क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस। एस पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, एंड इन बिटवीन वी हैव PQRS, इन बिटवीन वी हैव 4 स्टेटमेंट। आई विल जूम इन ताकि आपको दिखे। ओके, दुर्योधना वाज अ विकेड प्रिंस। कैसे हम पता करेंगे कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस होगा? तो दुर्योधन था वो एक विकेड प्रिंस था, और उसके बाद हो सकता है दुर्योधना के नेचर को हम एक्सप्लेन करें, तो वहां पे हम दुर्योधना को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। दोबारा रिपीट करेंगे क्या? नहीं। और उसके बाद अगर हम चारों सेंटेंस पढ़ते हैं तो दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस के कंटिन्यूएशन में ये सेंटेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है। कंटिन्यूएशन में हम क्यू को देखते हैं, क्यू को देख रहे हैं, क्योंकि दुर्योधना वाज अ विकेड प्रिंस एंड ही डिड नॉट लाइक पांडवास। दुर्योधन बार बार तो आएगा नहीं, नेक्स्ट तो ही आएगा। तो ही डिड नॉट लाइक पांडवास शुड बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द पीपल ऑफ हस्तिनापुर। तो
क्यू आप क्यू फॉर श्योर, वी हैव क्यू फॉर श्योर, ना पी होगा ना आर होगा ना एस होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर हम बाकी के सेंटेंस देखें तो दुर्योधना स्पेशली हेटेड भीमा है, और फिर भीम की बात की जा रही है, और फिर यहाँ पे भी भीम और दुर्योधन के इंसिडेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक जो भी है स्टोरी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। Yes, if we write S, among the Pandavas, Bhima was extremely strong and powerful. तो क्योंकि भीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल था, तभी एक दिन क्या किया कि भीम ने दुर्योधन को एक पेड़ से गिरा दिया जिसे कि दुर्योधन फल चढ़ा रहा था। तो एस के बाद पी आ रहा है, एस के बाद पी आ रहा है, राइट। कि भीमा का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब किया, उसके बाद ये इंसिडेंट डिस्क्राइब किया उस कैरेक्टरिस्टिक्स को सपोर्ट करने के लिए, राइट। उसके बाद है दुर्योधन स्पेशली हेटेड भीमा। अब हमें इसे क्यू के बाद एस पी आएगा फॉर श्योर। हमें देखना है आर कहाँ पे आएगा, आर कहाँ पे आएगा। तो लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, दिस enraged दुर्योधना so much that he began to think of removing भीमा from his way। तो क्योंकि भीम ने दुर्योधन को पेट से गिरा दिया था, तो इसीलिए वो उसे बहुत ज्यादा हेट करने लगा। दुर्योधना हेटेड भीमा स्पेशली एंड दिस enraged दुर्योधना, और इसलिए दुर्योधन इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने सोचा कि भीम को तो रास्ते में हटाना है। तो क्यू एस पी आर हमें करेक्ट दिख रहा है, तो क्यू एस पी आर को हम टिक कर सकते हैं। क्यू एस पी आर इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट, improve the sentence. If the room had been brighter, I would have been able to read for a while before the bedtime. इस पार्ट को हमें करेक्ट करना है। तो अगर रूम थोड़ा ब्राइट होता, तो इसमें क्या होता ना कि जो हम लोग वर्ब होता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसी के थ्रू हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, इफ का यूज नहीं करते हैं। उसी के थ्रू ही हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाता है। इफ इज रिडंडेंट, एक्स्ट्रा है। यहाँ पे had the room been brighter, पॉइंट नंबर सी। यहाँ पे इफ का यूज अननेसेसरी है। हम हैड से ही हम सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, इस सेंटेंस को हैड से ही ज्वाइन करेंगे कि अगर रूम थोड़ा ब्राइट होता, then I would have been able to read for a while. Okay, so point number C will be answered. We are not using if. Okay, next question number 20 देखिए, reliance means many things, but most importantly it means reliance word का मीनिंग क्या होगा? सबसे ज्यादा रिलायंस वर्ड की मीनिंग को कौन सा ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है? Yes, point number C, a deep sense of honor, a commitment to one's word होगा। आप उसी पे रिलाई करोगे जिसने जो भी कमिट किया उसको फुलफिल किया, राइट। उसको ऑनर किया, उसने जो कोई भी पर्सन अगर किसी ने कुछ कमिट किया तो उसको ऑनर किया, तो आप उसी पे रिलाई करोगे, राइट। दिस इज व्हाट रिलायंस मींस। यहाँ पे थोड़ा मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया था, ट्रस्टिंग समवन हु इज नॉट अ ब्लाइंड फेथ but such as a trust on someone grows when the person has shown past instances of being faithful and committed. यहाँ पे देखिए बाकी जो ऑप्शंस है, सस्पिशियस की बात ही नहीं होगी, ब्लाइंडली बिलीविंग की बात नहीं होगी, डिपेंडिंग ऑन अदर्स नो, ओके, जिसपे आप पास्ट इंस्टेंसेस के कारण ब्लाइंड फेथ आपका उस पर्सन पे होता है और आप उसे ट्रस्ट कर सकते हो कि उसने जो कमिट किया है वो उसे ऑनर करेगा, उसे कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट, वी हैव कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश एप्टीट्यूड। पांच क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का आता है और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वी विल स्पेंड अ मिनट हियर जस्ट रीडिंग दिस, ठीक है। चलिए, विल जंप टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल फ्रेश वाटर, एम्प्लॉयमेंट की तो बात ही नहीं हुई है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की बात ही नहीं हुई है कंप्रिहेंशन में। इजी क्वेश्चन है ये। ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रहा है, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली देखिए, यहाँ पर पोर्टेबल फ्रेश वाटर की बात हुई है। The rapidly expanding human population has greatly modified the earth ecosystem to meet their increasing requirement of some of the goods, particularly food, fresh water, timber, fiber and fuel. अगर हमारे ऑप्शन में फूड भी रहता, टिम्बर भी रहता, फाइबर भी रहता, फ्यूल भी होता, तो हम उसे भी चेक करते, पर हमारे ऑप्शन में सिर्फ फ्रेश वाटर है, इसीलिए हम फ्रेश वाटर को टिक करेंगे। एडवर्स इफेक्ट हमें कहाँ मिल रहा है? पोर्टेबल फ्रेश वाटर पे मिल रहा है और इन दोनों की बात नहीं हो रही, ठीक है। या नेक्स्ट, question number 22, the passage mentions that some people have actually been harmed by these changes. कुछ लोगों को
बहुत दिक्कत हुई है, बहुत हार्म हुए हैं कुछ लोग इन चेंजेस से। इसका मतलब क्या हुआ? इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, बिल्कुल सही। जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो इम्बैलेंस आया है उसके कारण बहुत सारे लोग हार्म हुए एक्चुअली बाय दिस चेंजेस। तो क्योंकि जो प्रॉफिट्स है वो इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, जो बेनिफिट है वो इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे फ्लड आ गया है या फिर कहीं पे लैंडस्लाइड हो गई है, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड या फ्लड में उनकी लाइफ बिल्कुल तबाह हो गई है, क्योंकि जो बेनिफिट होता है एक अच्छे इकोसिस्टम का वो उनको नहीं मिला, राइट? डिक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ सम इकोसिस्टम टू प्रोवाइड क्लीन वाटर, रेगुलेट फ्लडिंग एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी सही लग रहा है कि अगर यहाँ पे अगर आप पैसेज पढ़ोगे अच्छे से तो यू विल गेट इट। The benefits have not been equally distributed. Some people have actually been harmed. उसके बाद फिर है कि moreover short term increase in some ecosystem goods and services have come at the cost of long term degradation of others. Okay, तो यहाँ पे यही है कि बेनिफिट इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है क्योंकि इकोसिस्टम हमारा इम्बैलेंस होता जा रहा है। तो क्लीन वाटर, फ्लडिंग और बायोडाइवर्सिटी, ये सारी जो चीजें हैं इसमें जो इकोसिस्टम है वो अब उतनी ज्यादा एबल नहीं है कि इन सबको स्टेबल करके रख सके, राइट? जिसके कारण लोगों का बहुत नुकसान होता है। तो बोथ ए एंड बी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is correct in the context of passes? कौन सा चीज सही है? The rapid expansion of population has adversely affected some people. Okay, आगे देखते हैं। The sufficient efforts have not been able to increase the production of food and fiber. In short term, some people may be harmed, but in long term, everyone will benefit from modification in Earth ecosystem. Okay, none of the above. कौन सा इसमें से करेक्ट है? पॉइंट नंबर बी तो पक्का इनकरेक्ट है। सफिशिएंट एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड लिखा है और ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर पैसेज में लिखा है कि सफिशिएंट एफर्ट कहाँ है? The rapidly expanding human population has greatly modified the Earth ecosystem to meet their increased requirement of some of the goods and services, particularly food, fresh water, timber, fiber, and fuel. And these modifications have contributed substantially to human well-being and economic development. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं, मॉडिफिकेशन हुआ है आर्टिफिशियली, ताकि जो फूड और फाइबर का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो ये तो गलत है। और इन शॉर्ट टर्म some people may be harmed, but in long term, की बात कहीं की ही नहीं गई है कि long term everyone will benefit from modification in earth ecosystem. शॉर्ट टर्म में लोग क्यों हार्म होंगे? ये वाला भी जो सेंटेंस है ये थोड़ा एब्सर्ड लग रहा है, करेक्ट मीनिंग कुछ नहीं आ रहा। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन हैज एडवर्सली अफेक्टेड सम पीपल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रैपिड एक्सपेंशन हुआ है पॉपुलेशन का उससे हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हुआ है, जिससे कि कुछ लोगों का बहुत ज्यादा कुछ लोगों में एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। तो पॉइंट नंबर ए बार बार पैसेज में कहा जा रहा है, राइट? तो पॉइंट नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, with reference to the passage consider the following statement. It is imperative मतलब compulsory, it is imperative to modify the earth ecosystem for well-being of mankind. तो अर्थ के इकोसिस्टम को मॉडिफाई करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम। तो पॉइंट नंबर बी तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, most of these benefits are either irreplaceable or technology necessary to replace them is prohibitively expensive. हमें एक अच्छे इकोसिस्टम से जो फायदा मिलता है, ठीक है, पॉलिनेशन का, सॉइल स्टेबलाइजेशन का, क्लाइमेट रेगुलेशन का, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड एस्थेटिक एंजॉयमेंट का, तो ये सारा फायदा जो है वो इररिप्लेसेबल है। या फिर अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। जैसे कि फ्रेश वाटर, potable fresh water can be provided by desalinating sea water but only at great cost. तो इस आइडिया को अगर हम कंसिडर करें यहाँ पर, तो टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ऑल द गुड्स। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा गुड्स तो रिप्लेस कर सकता है, बाकी सारा गुड्स टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो पॉइंट नंबर बी तो हमारा बिल्कुल सही है। और इट इज इम्पेरेटिव टू मॉडिफाई लिखा है यहाँ पर, ठीक है, पर देखिए मॉडिफाई की बात नहीं, हमें
एक बैलेंस लाना है इकोसिस्टम में, हमें इकोसिस्टम में एक बैलेंस लाना है. We are not in a position to modify our ecosystem, but yes, we can certainly put effort to balance our ecosystem. जैसे कि the passage is almost about positive and negative aspect of modification of ecosystem. The statement B is clearly mentioned in the passage. तो इसलिए जो विथ रेफरेंस टू पैसेज हम देखेंगे, तो हम अगर अर्थ के इकोसिस्टम को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ नेगेटिव चीजें भी हो रही हैं, कुछ बाय चांस कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, तो कुछ नेगेटिव चीजें भी हो रही हैं. तो पैसेज यही हमें बता रहा है. तो पॉइंट नंबर ए जो है वो करेक्ट नहीं है, कंपल्सरी नहीं बोल रहा. अगर यहाँ पे लिखा रहता कि वी आर इट इज इम्पेरेटिव टू बैलेंस तो भी सही होता, और अगर ऐसा रहता कि पैसेज इज स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ मॉडिफाइंग द अर्थ इकोसिस्टम तो वो भी सही होता, बट दिस इज रॉन्ग. ओके, तो पॉइंट नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन. According to the passage, which of the following can be taken as the main reason for modification of Earth ecosystem? हम अर्थ के इकोसिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा फॉरेस्टेशन करके, या फिर अगर हमारे पास पोर्टेबल वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर को सैलिनेटेड वाटर से बना करके, तो किस तरीके से हम थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसका लिए मेन रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. दिस इज द मेन रीजन कि अर्थ के इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आ रहा है. और टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच भी होगा, भी एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में. अभी जो पैसेज बात कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन की बात कर रहा है कि मेन रीजन मॉडिफिकेशन ऑफ अर्थ इकोसिस्टम क्या है? पॉपुलेशन है. फर्स्ट सेंटेंस यही वाला दिया हुआ है. टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात बाद में हो रही है. द रैपिडली एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना, यहाँ पे बात हो रही है बस ह्यूमन पॉपुलेशन की. इसीलिए वी विल टेक ऑन द ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ओके, so point number B will be our answer. So with this I'll be ending the session today. और मैंने पर्पसली कुछ टफ क्वेश्चंस भी सिलेक्ट किए थे ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने का आइडिया हो. एंड आई होप यू लाइक्ड द सेशन. अगर कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेरी होगी, तो आप कमेंट कीजिएगा. वी विल आंसर ऑल ऑफ देम. एंड यस, थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम. And one more thing, if you want to practice more and more such questions, feel free to join our mock test series at Tutelage Academy. Yeah, so thank you all for your time. Good day.